हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एसएसटी पे। तो स्टूडेंट्स आइए आज हम देख लेते हैं क्लास 10 के मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के बहुत से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और ये आपके लॉन्ग वाले क्वेश्चंस हैं। सारे क्वेश्चन को आपको पढ़ लेना है, समझ लेना है। इसका पूरा पीडीएफ भी आपको हम देने वाले हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। आइए देखते हैं जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आइए देख लेते हैं। सबसे हमारा पहला क्वेश्चन हम अति लघुत्री से शुरू करेंगे। जो हमारा एग्जाम का प्रोसेस होता है हम वही शुरुआत करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके हम 1 नंबर वाले क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। देखिए मैं आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा आंसर्स को बताने नहीं वाला हूँ, आपको मैं सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखते हैं कि हमारा दूसरा क्या है कि S2S बिलियन का पीएच मान कितना होता है? तो यह 7 से कम होता है कि। और अगला देखते हैं धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपको धावन सोडा का रासायनिक सूत्र, यह सारी चीज़ें यह आपकी बहुविकल्पी प्रश्न में भी आ सकते हैं, जिसको आपको ओमार शीट पे वहाँ पर करना होगा। और यहाँ पर आपको संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया और प्रतिस्थापन अपक्रिया को भी आपको इसे पढ़ लेना है काफ़ी अच्छे से। और आपको इन सभी अपक्रियाओं का एक-एक जो उदाहरण है उसको भी आपको काफ़ी अच्छे से याद कर लेना है, अगर आपको अपने एग्जाम में काफ़ी अच्छा नंबर स्कोर करना है तो। अगला चलते हैं, देखते हैं कि विरेंद्र चूर्ण जल में अल्पविलेय क्यों होता है? तो यह क्यों होता है इसका आपको रीजन भी काफ़ी अच्छे से पढ़ लेना है। मिश्र धातु क्या है? क्या है मिश्र धातु? आपको इसे भी काफ़ी अच्छे से जान लेना चाहिए। एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र कितना होता है? देखिए हाँ, एल्डिहाइड, एल्केन जो भी आपकी सारी चीज़ें हैं आपके चैप्टर 3 या 4 में, इसको आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेना होगा कि इसका जो सामान्य सूत्र है आपको इसका सामान्य सूत्र भी है, इसे आपको याद कर लेना चाहिए। अब चलते हैं लघुत्तरी प्रश्न। देखिए छोटे क्वेश्चन तो आपके एग्जाम के लिए हैं ही, लेकिन हम यहाँ पर आज बड़े क्वेश्चन भी हम देखने वाले हैं, जैसे आपके काफ़ी अच्छे नंबर आ जाने वाले हैं। तो लघुत्तरी प्रश्न में हमारा पहला क्या नियम है? न्यूलैंड का अष्टक नियम। अष्टक नियम को आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ लेना है। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है कि डाबे-रायन का त्रिक सिद्धांत। देखिए त्रिक सिद्धांत भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्या है? आधुनिक आवर्त नियम। आधुनिक जो आवर्त नियम है इसको आपको काफ़ी अच्छे से व्याख्या करना है। ये क्वेश्चन आपके लघुत्तरी के अलावा या आपके दीर्घोत्तरी में भी आ सकता है। देखिए यहाँ से क्या फ़ायदा है, आप अगर ये जो आवर्त सारणी है, संक्रमण तत्व हैं, आप अगर इन सारे टॉपिक को अगर आप इसको डिटेल में पढ़े रहेंगे ना, तो यह आपके चाहे लॉन्ग में जाए चाहे शॉर्ट में जाए, आप सारी चीज़ों को वहाँ पर काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करके आप काफ़ी अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। देखते हैं मेंडलीव का मूल आवर्त सारणी नियम भी आपको आना चाहिए। मेंडलीव का मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर नोट डाउन में करा देता हूँ कि चैप्टर 2 और चैप्टर 4 आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ लेना है। ये आपके यहाँ से आपके लॉन्ग वाले क्वेश्चंस अधिकांश पूछे जा सकते हैं। देखते हैं दीर्घाकार आवर्त सारणी के 4 गुण। आपको 4 क्वालिटी यहाँ पर बतानी है दीर्घाकार आवर्त सारणी के। देखिए मैं एक चीज़ आपको ये और यहाँ पर मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये सारी जो मैं क्वेश्चंस यहाँ पर आपको ये बता रहा हूँ, साबुन क्या है, रासायनिक सूत्र, हाँ ये सब इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है वो ऐसे ही आ जाएँ। उनका पूछने का तरीका अलग हो सकता है। हो सकता है यहाँ पर मैंने लिखा साबुन क्या है और वो वहाँ पूछ लें साबुन का सूत्र क्या होता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसके आप रासायनिक गुण बता दीजिए। तो पूछने का तरीका थोड़ा-सा अलग हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन यही रहेंगे, आपके टॉपिक यही रहेंगे। ठीक है? तो अब आगे चलते हैं थोड़ा-सा हम यहाँ हम देखने वाले हैं। अगला हमारा क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल के 4 गुणधर्म बताइए। एसिटिक अम्ल के 4 गुणधर्म, शायद ये फ्रेम में काफ़ी अच्छे से आपको दिख रहा होगा। तो आपको इसे याद रख लेना है। हाँ, यहाँ पर है कि निम्नलिखित क्रिया समूहों के क्रियात्मक के समूह आपको पहचानने हैं। तो यहाँ हमारा जो पहला है CH3, COOCH3, तो यह आपका एस्टर है। यहाँ पर मैंने इसके कुछ आंसर्स जो हैं इसको मैंने लिखे हुए हैं, लेकिन आपको वहाँ पर लिखा नहीं, आपको वहाँ लिखना है। तो इसको आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेना है कि एस्टर क्या होता है, एल्डिहाइड क्या होता है, इसका एक-एक आपको वहाँ पर एग्जाम्पल भी लिख लेना है। अगर ये मान लीजिए आपकी टिप्पणी में आ जाता है कि एल्कोहल क्या होता है, एल्कोहल आएगा आगे, यहाँ पर मैंने इसको लिखा हुआ है। तो अब चलते हैं, आपको इससे काफ़ी अच्छे से पढ़ लेना है। जैव सिद्धांत भी आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ लेना है। सारे जो मैं आपको टॉपिक यहाँ पर बता रहा हूँ सब मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबको आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। सूचक क्या है और संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, विरंजक चूर्ण रंग युक्त पदार्थों को रंगहीन कैसे करता है? हाँ, ये आपके लघुत्तरी प्रश्न का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह आएगा और ये आपका अति में भी आ सकता है। आगे चलते हैं, बेकिंग सोडा बनाने की विधि व सूत्र, यह रहा आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके दीर्घ में भी आ सकता है, ये आपके लघु में भी आ सकता है। साथ साथ इसके अलावा आपके बुक में जितने भी सारी चीज़ें
दी गई हैं, जैसे बेकिंग सोडा बनाने के लिए और प्लास्टर ऑफ पेरिस और क्या कहते हैं खाने का सोडा, जो भी आपकी सारी चीज़ें दी गई हैं बनाने के लिए, आपको उसे बनाने की पूरी विधि, उसका जो फ़ॉर्मूला है, साथ-साथ उसके रासायनिक गुण, भौतिक गुण, उसका उपयोग, आपको इन सबको काफ़ी अच्छे से पढ़ लेना है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, इसको भी आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ लेना है। आगे चलते हैं, एक बार इसको सब फ्रेम में एक बार इसको सेट कर लेते हैं। अब ये शायद स्पष्ट हो रहा होगा। हमारे यहाँ पर दिखने वाले जहाँ से आपका 7 नंबर बन जाने वाले हैं, 7 नंबर यहाँ से आपके बनेंगे, कौन-सा? रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है? सॉरी, क्या होती है और क्यों होती है, आप इसको भी काफ़ी अच्छे से वहाँ पर आपको व्याख्या करना होगी, आपकी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का ये है। और आगे चलते हैं, विघटन अभिक्रिया की देखिए विघटन अभिक्रिया क्या होती है, आपको इसे पढ़ना है, उसके आपको प्रकार पढ़ना है और आपको इसका एक उदाहरण भी तैयार कर लेना है। मैं कहता हूँ आपको एक नहीं, आपको यहाँ पर 2 तैयार कर लेना चाहिए। हो सकता है कोई जो आपका उदाहरण हो उसे आपके पेपर में आ जाए और जो पेपर में आपके आया रहता है आपको उसे दोबारा रिपीट नहीं करना होता। हाँ, उस चीज़ का आपको नंबर नहीं मिलेगा। हाँ, पेपर में आपको छोड़िए कि नहीं आ रहा, फिर भी आपको वहाँ पर कुछ न कुछ आपको लिख लेना है, आपको याद करना होगा उस टॉपिक से रिलेटेड, आपको वहाँ पर लिखना ही लिखना होगा, क्योंकि आपको स्टेप वाइज़ नंबर मिलते हैं। हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण विधि, इसकी भौतिक तथा रासायनिक गुण भी इम्पोर्टेंट है, इसका फ़ॉर्मूला भी काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। मैं आपसे पहले ही बोला, आपके चैप्टर 2 में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए सारे चैप्टर इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन 2 और 5 पे आप विशेष ध्यान रखेंगे। अम्ल तथा क्षारकों के गुणधर्मों का विस्तार कीजिए, विस्तार व्याख्या। अम्ल क्षार, ये जो आपका चैप्टर है ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला चलते हैं, O2 H2 तथा Cl2 से अभिक्रियाओं के समीकरण का विस्तार वर्णन कीजिए। यह भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यह क्वेश्चन। हमारा अगला क्या क्वेश्चन है कि धातु, अधातु तथा उपधातु में अंतर लिखिए, या अंतर आप स्पष्ट कीजिए। पहले आपको धातु, अधातु और उपधातु, आपको इन दोनों को काफ़ी अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ पर उसका जो अंतर होगा वो आपको स्पष्ट हो जाएगा। संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर, ये चीज़ मैंने आपको इसके पहले ही यहाँ पर मैंने आपको ये चीज़ बता रखा है, तो आपको इसे याद कर लेना है। एथेनॉल किसे कहते हैं, एथेनॉल किसे कहते हैं तथा भौतिक व इसके रासायनिक गुण आपको याद कर लेने हैं। एथिल एल्कोहल बनाने की रासायनिक समीकरण का वर्णन कीजिए। एल्कोहल कैसे बनता है? एल्कोहल मतलब आप समझते हैं ना? अरे आपने पढ़ा होगा, शराब, शराब। तो वही, उसको बनाते कैसे हैं, इसकी आपकी जो रासायनिक विधि है, जो भी इसकी विधियाँ हैं, जिसकी जो इसका समीकरण है, उसको आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ लेना। उसी ये चीज़ें तो आपको याद हो ही जाएगी, क्योंकि बात एल्कोहल की है। तो H2SO4 का रासायनिक समीकरण भी आपको वहाँ पर लिखना होगा, मतलब इसे आपको कुछ क्रियाएँ भी वहाँ पर लिखनी होंगी। एक आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्या है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं की व्याख्या व उदाहरण कीजिए। जैसे वहाँ पर कुछ अभिक्रिया आपको देंगी टिप्पणी में, उसका कोई नंबर भी काफ़ी अच्छे मिलने वाले हैं। 7 नंबर की बात है। जैसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया आपको काफ़ी अच्छे से पढ़नी होगी। हाइड्रोजनीकरण जो अभिक्रिया है ये भी आपको काफ़ी अच्छे से पढ़नी होगी। साबुनीकरण और दहन अभिक्रिया भी आपको अच्छे से पढ़नी होगी। आगे चलते हैं, हमारा यहाँ पर 11वां क्वेश्चन क्या कहता है, मेंडलीफ के मूल आवर्त सारणी का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। मेंडलीफ वाला चैप्टर यानी आपका चैप्टर वाला 5, तो यह भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तथा इसकी विशेषताओं तथा दोष का भी आप यहाँ पर प्रकाश डालिए। आप मतलब इसकी आप विशेषताएं भी बता देंगे। एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको एक बार फिर से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेंडलीफ के ये जो क्वेश्चंस है, इसको आप और कुछ इस तरीके से पूछ सकता है कि मेंडलीफ के क्या कहते हैं जिसमें प्रयोग थे उसके आप दोष पर से प्रकाश डालिए। क्वेश्चन घुमा फिरा के आ सकता है, क्वेश्चन यही रहेगा, बिल्कुल वैसा ही सेम क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन का जो पैटर्न वो चेंज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन टॉपिक यही रहेंगे। मैं यही चीज़ आपको यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ बार बार। तो तत्वों का वर्गीकरण के विकास का वर्णन कीजिए, यह भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपका ये आता है हर साल, क्या होता है जब, इस प्रकार का भी क्वेश्चन आता है, या हम कैसे प्राप्त करेंगे, या जैसे क्या होगा, जैसे दे दिया किसी तत्व का नाम कि जब इसको हम गर्म करते हैं, या ऐसा कौन सा तत्व है जिससे हम चाकू से काट सकते हैं। इस प्रकार के आपके एक एक नंबर की क्वेश्चंस आते हैं। जैसे यानी HCO3 को हम जब गर्म करते हैं तो क्या होता है। तो इन सारे क्वेश्चन को आपको आप से पढ़ लेना है, साथ साथ आपको IPC आपको भी याद कर लेना है। और कुछ इस प्रकार से थी ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको हम मिलेंगे किसी और भी वीडियो में कुछ और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आपको ये पूरा PDF मिल जाने वाला है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।